वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अरस्तु या कहे एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु का जन्म 385 ईसा पूर्व में हुआ था और 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह एक ग्रीक दार्शनिक थे और प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, और अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखते हैं या पिछले जो नोट्स है आप नहीं पढ़ते हैं तो शायद ये वीडियो आपको समझने में या इन नोट्स को समझने में, इनमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है समझने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी एडवाइस रहेगी, रिकमेंडेशन रहेगी कि पिछली वीडियो आप देखकर ज़रूर आइएगा, तो आपको यह समझ आएगी। पिछली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूनिट 1 जो है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, वो दो लेसन्स में डिवाइडेड है। 1 जो है वो प्लेटो से डील करता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंप्लीट किया है। सेकंड जो है वो एरिस्टोटल, जो कि अरस्तु हिंदी में जिन्हें जाना जाता है अरस्तु के नाम से, के साथ डील करता है। तो हमने फर्स्ट जो लेसन था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के छात्रों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाई है, आप दोनों ही मीडियम में देख सकते हैं। ये वीडियो भी 2 लैंग्वेजेस में होंगी, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और यह 11 बजे सुबह आज रिलीज़ हो रही है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एज वेल। ओके, अगर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, कहते हैं ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको प्योर हिंदी भी नहीं समझ आती और प्योर इंग्लिश भी समझ नहीं आती। वैसे तो मैंने इंग्लिश की वीडियो भी हिंदी में ही डिफ़ाइन की है, बट बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लिखा भी हिंदी में हो वही पढ़ना होता है। ओके, तो इसीलिए मुझे 2 सेपरेट वीडियोस बनानी पड़ती है। और ये जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है एंड यू कैन डाउनलोड इट। एक ही पीडीएफ है, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा हिंदी में। देखिएगा ये इंग्लिश है, देन यहाँ पर हिंदी स्टार्ट होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले परिचय से स्टार्ट करते हैं। अरस्तु जो थे वो एक ग्रीक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे और प्लेटो के शिष्य थे, जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत, नैतिकता, तात्विक विज्ञान और जीव विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका राजनीतिक दर्शन व्यवहारिक था और वास्तविकता के निरीक्षण पर आधारित था, जो प्लेटो के आदर्शवाद से भिन्न था। प्लेटो का क्या मानना था, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई प्लेटो मानते थे कि क्या सरकारें कैसी होनी चाहिए, शासक कौन होना चाहिए, सरकारें कैसे चलनी चाहिए वर्ड जो था उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। प्लेटो जो थे आदर्शवादी थे। लेकिन यहाँ पर जो एरिस्टोटल की बात की जाती है तो एरिस्टोटल जो थे वो वास्तविकता पर ज़्यादा ध्यान देते थे, फैक्ट्स पर, फिगर्स पर, रीजंस पर ज़्यादा मतलब कि फोकस करते थे। वो रियलिस्टिक थे। वो मानते थे कि अगर कोई पेन बनाया गया तो वो कैसे बनाया गया, उसके अंदर किन मटेरियल्स का यूज़ किया गया एक्सेट्रा पर ज़्यादा फोकस करते थे। वो फैक्ट्स पर फोकस करते थे। ओके, तो यहाँ पर दोनों के बीच कंपैरिजन ही चलती रहेगी पूरे ही चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो। ओके, उनका राजनीतिक दर्शन व्यवहारिक था। किनका? एरिस्टो का, एरिस्टोटल के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और प्लेटो का आदर्शवाद था। अरस्तु का मानना था कि हमें जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने जीवन में पॉलिस, नगर राज्य के महत्व पर बल दिया। देखिए, अब पॉलिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, हिंदी में नगर राज्य। उस पर फोकस करने को कहा अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने। अरस्तु के अनुसार मनुष्य स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्राणी है और राजनीतिक समुदायों का निर्माण करने के लिए प्रवृत्त है। देखिएगा, अरस्तु का मानना था कि जो मैन इज ए एनिमल, मतलब कि अरस्तु का मानना था कि ह्यूमन इज एन एनिमल, पॉलिटिकल एनिमल, हु विल डेवलप पॉलिटिकल कम्युनिटी अराउंड इट वेयर एवर इट लिव। मतलब इंग्लिश में थोड़ा बोल दिया तो यहाँ पर देखिएगा, अरस्तु का मानना था कि प्राणी जो होते हैं ना वो एक राजनैतिक प्राणी होते हैं, माफ़ कीजिएगा, मनुष्य जो होते हैं वो एक राजनीतिक प्राणी होते हैं। हिंदी काफ़ी दिनों के बाद पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर जीभ लड़खड़ा जाती है। तो मनुष्य जो है वो राजनीतिक प्राणी है। आप एक मनुष्य को राजनीति से दूर नहीं कर सकते। आप चाहे चाय की टपरी पर 5 दोस्त क्यों ना हो, पांचों दोस्त को किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन भाई स्टार्ट हो जाएगी। ये डॉक्टर मिश्रा आएंगे, बोलेंगे अरे डॉक्टर शर्मा, व्हाट हैज़ हैपेंड विद कांग्रेस पार्टी, वाई राहुल गांधी वेंट टू द यूएसए। फिर आएंगे मोदी जी भी यूएसए गए हैं एट्सेट्रा। यहाँ पर स्टार्ट हो गई पॉलिटिकल डिबेट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि भाई जो ह्यूमन है वो पॉलिटिकल एनिमल, मतलब कि पॉलिटिकल एनिमल है। ओके,
तो कहीं ना कहीं वो राजनीति को ढूंढ ही लेता है, अरिस्तु का ये मानना था। ओके, देन महत्वपूर्ण कार्य की अगर बात करें तो यहाँ पर निकोमैकियन एथिक्स, जहाँ पर नैतिकता, गुणों और नैतिक चरित्र पर केंद्रित बातें की गई है अरिस्तु के द्वारा। राजनीति, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सरकारें, सिटी स्टेट यानी कि नगर राज्य की प्रवृत्ति की विश्लेषण किया है अरिस्तु के द्वारा इस बुक में। मेटाफिजिक्स, यहाँ पर वास्तविकता पर जोर दिया है, अस्तित्व पर जोर दिया है कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन है तो उसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया है, किन मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। देन रेटोरिक या वाक्पटुता, बोलने की कला, कि आप अपने बोलने की कला से कितने लोगों का मन लुभा सकते हो। वो कहते हैं ना कि शब्द वो बाण होते हैं जो एक बार निकल गए वो कभी वापस नहीं आते। ओके, तो शब्दों के बाणों को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, तो उसी पर एक अरिस्तु के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा भी लिखी गई। देन आती है पोएटिक्स। पोएटिक्स यानी कि साहित्य सिद्धांत, विशेष रूप से त्रासदी पर इन्होंने पुस्तकें लिखी है। अरिस्तु का गुण और नैतिक कार्य पर दृष्टिकोण। अब गुण और नैतिक कार्य, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनके बीच कंपैरिजन होता है और क्वेश्चन बनता है। अरिस्तु का नैतिक सिद्धांत गुण, औरतें जिन्हें कहा जाता है ग्रीक भाषा में, की अवधारणा पर आधारित है। ओके, मतलब कि नैतिक सिद्धांत जो है वो गुण की अवधारणा पर आधारित है, जो सही ढंग से कार्य करने की आदतन प्रवृत्ति है। मतलब कि आप किसी वर्क को करते हैं, वो सही ढंग से कैसे किया जाना चाहिए। अरिस्तु का मानना था कि प्रैक्टिस ही होती है जो एक वर्क को परफेक्ट बनाती है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आप जब करते हैं तो उससे आप अच्छा होते जाते हैं। उनके अनुसार नैतिक गुण अभ्यास के माध्यम से आते हैं, मतलब कि प्रैक्टिस के माध्यम से आते हैं। यह माध्यम अतिरेक और कमी के बीच में होता है। अब मान लीजिएगा कि आपको किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। पहले आप यहाँ पर खड़े हैं, आप सोचेंगे बहुत कठिन है, फिर आप यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे और कठिन है, यहाँ आएंगे, बोलेंगे अब थोड़ा सा रह गया। कठिन तो है, लेकिन आप चढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और यह काम आसान हो जाएगा। मतलब कि डर और करने की एक जो चेतना, इच्छा है, उसके बीच का जो रास्ता है उसे साहस कहते हैं। कौन? एरिस्टोटल, अरिस्तु। उदाहरण के लिए साहस एक माध्यम है जो जल्दबाजी और कायरता के बीच होता है। गुणी कार्य यूडेमोनिया समृद्धि या कल्याण की ओर ले जाता है, जो जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। राज्य का सिद्धांत। अब व्हाट इज सिटी स्टेट? अरिस्तु कहते हैं कि एक राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्लेटो के बारे में भी जाना कि राज्य को कौन शासन करना चाहिए राज्य के ऊपर, तो अरिस्तु राज्य के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब राज्य कैसा होना चाहिए? अरिस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना। राज्य को क्या माना कि भाई जो सिटी स्टेट है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। राजनीति में उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समुदाय है। वो कहा ना कि मनुष्य जो है वो एक राजनीतिक प्राणी है, तो उसी से यहाँ पर इन्होंने पूरी थियरी निकाल दी कि भाई मनुष्य को आप राजनीति से दूर नहीं कर सकते, ये नेचर, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ये कायम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पॉलिस मानव क्षमता को महसूस करने और नैतिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पॉलिस का मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट। सिटी स्टेट यानी कि नगर राज्य जो है मानव की पूरी क्षमता को महसूस करना और उसे बाहर निखार कर लाना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिक उत्कृष्टता प्राप्त करनी है तो भी हमें सिटी स्टेट का होना जरूरी है। सिटी स्टेट यानी कि नगर राज्य का होना। राज्य का अस्तित्व न्याय सुनिश्चित करने के लिए होता है जो अच्छे जीवन की कुंजी है। अब मान लीजिएगा कि आप एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर केओस ही केओस है, जहाँ पर राजा आपका निर्णय लेता है कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं। तो ये तो भाई साहब बहुत ही केओस है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जहाँ पर कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट डिफाइन करता हो, वहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, डीपीएसपीज हो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में हो। फॉर एन एग्जांपल समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो एक सिटी स्टेट इस तरीके का होना चाहिए, एरिस्टोटल का मानना था। कानून और संविधान का शासन। एरिस्टोटल का मानना था कि भाई संविधान सर्वश्रेष्ठ होता है। पढ़कर आपको समझाता हूँ, अरिस्तु के लिए कानून का शासन व्यक्तियों के शासन से श्रेष्ठ है। देखिए, अगर प्लेटो का मानना था कि भाई एक दर्शन शास्त्री शासक होना चाहिए जो सभी सब्जेक्ट्स में महारत हासिल कर चुका हो, लेकिन
अरस्तु का मानना था कि भाई कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए जिसमें सभी तरीके के लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट्सेट्रा हो, मतलब कि रूल ऑफ लॉ हो, ना कि रूल ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन हो, मतलब कि कानून का शासन हो, ना कि किसी एक प्रत्येक मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति का शासन हो। उन्होंने एक संवैधानिक सरकार यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर जोर दिया कि भाई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनती है? ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मिला के जो गवर्नमेंट आती है, इन दोनों के मिक्सचर का जो गवर्नमेंट निकलेगी वो कही जाएगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या फिर एक ऐसी गवर्नमेंट, संवैधानिक गवर्नमेंट, जहाँ पर लोग मध्यवर्गीय होंगे और वहाँ पर ना कोई ज़्यादा अमीर होगा ना ज़्यादा गरीब होगा, सभी लोग मेल मिलाप से रहेंगे। सबसे अच्छा व्यवहारिक सरकार तंत्र किसे माना गया है अरस्तु के हिसाब से? अरस्तु का मानना था कि सबसे अच्छा व्यवहारिक सरकार तंत्र एक पॉलिटी है। पॉलिटी क्या है? जो कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ओलिगार्की और डेमोक्रेसी दोनों का मिश्रण जो होगा वही एक सबसे अच्छा कुलीन तंत्र मतलब कि व्यवहारिक सरकारी तंत्र है। यह कुलीन तंत्र की स्थिरता को लोकतंत्र की व्यापकता की भागीदारी से जोड़ेगा। मतलब कुलीन तंत्र में क्या है? स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, ओलिगार्की में स्टेबल गवर्नमेंट है, और लोकतंत्र में क्या है? डेमोक्रेसी में क्या है कि भाई लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं सरकार की कार्यवाही, पॉलिसी मेकिंग एटसेट्रा में। प्लीज इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइस को। इस प्रकार की सरकार मध्य वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करती है, जिसे अरस्तु समाज की स्थिरता का एक बल मानते थे। आदर्श राज्य की प्रवृत्ति और संरचना। आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए? ओके, अरस्तु के हिसाब से आदर्श राज्य वह है जहां नागरिक गुण और अच्छे जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब कि नागरिक गुण और अच्छे जीवन मतलब कि नॉलेज और गुड लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। राज्य को नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए, लेकिन यह प्लेटो के आदर्श गणराज्य की तरह अव्यवहारिक नहीं होना चाहिए। अरस्तु का राज्य एक मध्यम वर्ग से युक्त है जो धन और गरीबी के अतियोग के बीच संतुलन बनाता है। मतलब कि भाई एक मिडिल क्लास उत्पत्ति होनी चाहिए, ना ज़्यादा गरीब लोग रहे एक अच्छे राज्य में और ना ही ज़्यादा अमीर लोग रहे एटसेट्रा। मतलब कि जो गरीब है वो भी कहीं ना कहीं अमीर बनते जाए धीरे धीरे धीरे। और अरस्तु के राज्य मतलब प्लेटो के राज्य में क्या था? भाई जो अमीर है वो अमीर और बनते जाएंगे, क्योंकि दार्शनिक शासक है। दार्शनिक शासक ही जो मतलब कि एजुकेशन है वो गहन कर सकते थे, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियाँ थी। इसमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ है और कुछ ना कुछ कमियाँ भी है। ओके, देन उन्होंने यानी कि अरस्तु ने अतिवादी समानतावाद को अस्वीकार कर दिया और संपत्ति और शक्ति के संतुलन वितरण को महत्व दिया। देखिएगा, प्लेटो को मानना था कि कम्युनलिज्म होना चाहिए एक राज्य में। कम्युनलिज्म क्या होता है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। एक ऐसा राज्य जहाँ पर सभी लोग बराबर है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना किसी के पास प्राइवेट फैमिली है। लेकिन अरस्तु ने इसका विरोध किया और कहा कि भाई संपत्ति और शक्ति का वितरण जो है वो व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करेगा, कि भाई जिसके पास जितनी पावर है वो उस पावर को लगा कर अपनी संपत्ति और जो शक्ति है उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और ये कहीं भी गलत नहीं है। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट किया है एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। ओके, देन अरस्तु के दासता पर विचार का आलोचनात्मक मूल्यांकन। देखिए, अरस्तु का मानना था कि जो स्वाभाविक दास होते हैं ना वो नेचुरल होते हैं, कि उनको कहीं ना कहीं प्रकृति ने ही दास बनाया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना क्षमता नहीं होती किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करने की, तर्क संगत तरीके से, या पढ़ने की, या फिर जो नॉलेज है उसे गेन करने की। इसलिए वो दासता का रास्ता चुनते हैं। दासता यानी कि स्लेव्स। तो इस दृष्टिकोण से ये मानना सही है कि मतलब दास भी जरूरी है और शासक भी जरूरी है। मालिक और दास दोनों ही जरूरी है समाज के, स्टेट के लाभ के लिए। वहीं जो इनके क्रिटिक्स थे तो उनका मानना है कि ये असंगत है। भाई दास प्रथा जो है उसमें लोगों को दबाया कुचला जाता है, उनको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए दास प्रथा जो है वो बहुत बेकार है, उनके विरोधियों का मानना था। तो आप ये देखिएगा, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप समझ पाए। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये नोट्स डाउनलोड करके पढ़ने होंगे। डाउनलोड फ्रीली अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, लिंक आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। ओके, एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जाएगी वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
प्लेटो के साथ अरस्तु के मतभेद। देखिएगा, कहने को तो प्लेटो गुरु थे अरस्तु के, लेकिन इन दोनों के बीच भी मतभेद थे। देखिएगा, अगर आपके गुरु के साथ आपके मतभेद नहीं है तो आपने अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण की। वो जो बोलते गए वो आप एक्सेप्ट करते गए ब्लाइंडली। अरस्तु एक ऐसे व्यक्ति थे, व्यक्ति ना बोल के एक ऐसे दार्शनिक थे जो हर चीज़ों को तोलते थे कि भाई अगर कोई राज्य है तो उस राज्य में क्या कमियां बताई गई है मेरे गुरु के द्वारा, उस चीज को तोलना एम्पेरिकल एविडेंसेस के हिसाब से बोलने वाले व्यक्ति थे प्लेटो। ओके, प्लेटो माफ कीजिएगा, अरस्तु। प्लेटो का जो मानना था कि आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, यथार्थवाद को रियलिज्म कहते हैं और आइडियलिज्म कहते हैं आदर्शवाद को। जहाँ प्लेटो ने अपने रूपों के सिद्धांत के माध्यम से आदर्श राज्य पर ध्यान केंद्रित किया, अरस्तु व्यवहारिक वास्तविक राजनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। सरकार के रूप, प्लेटो का दार्शनिक राजा को पसंद कर, मतलब प्लेटो का मानना था कि दार्शनिक राजा होने चाहिए, और यहाँ पर अरस्तु जो है उनका मानना था कि भाई पॉलिटी होनी चाहिए। पॉलिटी कैसी होनी चाहिए, मैंने बताया मिश्रित संविधान, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी को मिलाकर। रूपों का सिद्धांत, प्लेटो के रूपों के सिद्धांत में बताया गया कि जो चीज़ हम जो देखते हैं वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट फॉर्म अलग ही है जो सिर्फ दार्शनिक शासक ही जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अरस्तु जो है वो मानते हैं कि वट एवर वी सी, जो भी हम देखते हैं वो सब रियल है, परफेक्ट है अपने अपने हिसाब से। ओके, संपत्ति का साम्यवाद, प्लेटो ने संपत्ति और पत्नियों को सामूहिक स्वामित्व का समर्थन किया, मतलब कि सभी कम्युनलिज्म होना चाहिए, प्रॉपर्टी और फैमिली जो है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, प्लेटो का मानना था। अरस्तु का मानना था कि भाई कंपटीशन होना चाहिए, जो अपने हार्डवर्क करता जाएगा वो इतनी पावर और शक्ति या फिर कहे जो पैसे है वो गेन करता जाएगा, डेट्स इट। ओके, तो अरस्तु और प्लेटो में आपको कंपैरिजन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पिछली वीडियो आप देखेंगे और ये देखेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कंप्लीट कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। एंड देखिएगा, ये जो पीडीएफ बनाए गए हैं ना, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम के PYQs को आप जब देखेंगे और आप जब उनको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये PDF 90% हेल्प करेगा। आई कांट से 100%, बट 90% आपको हेल्प करेगा। और आई कैन से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जो काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है 3-3 घंटे के लेक्चर्स लेना और किताब पढ़ना। लेकिन आई होप कि ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगी। आप मेट्रो में देख रहे हैं शायद ये वीडियो, या फिर कल आपका एग्ज़ाम है, या फिर एक हफ्ते बाद, महीने बाद, कभी भी आपका एग्ज़ाम है, आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। अब निकोमेचियन एथिक्स जो है, अरस्तु ने गुण को सही ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया है, जो कमी और अतिरिक्त के बीच में स्थित होता है। गुण जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि आदत और शिक्षा के माध्यम से विकसित होते हैं। गुण जो है, मान लीजिएगा कि आपका गुण है किताबें पढ़ना, तो ये गुण आपके जन्म से तो नहीं है। आपने जब कुछ ABCD पढ़ा, अ से अनार पढ़ा, फिर आपका इंटरेस्ट आया, अ से अनार से आपने और बड़ी बुकें पढ़ना स्टार्ट की, मतलब प्रैक्टिस। जब आप जितनी नॉलेज मतलब विकसित करते जाएंगे, आदत आपकी जैसे रहेगी वैसे आपके गुण होंगे। बौद्धिक गुण जैसे ज्ञान और समझ निर्देश के माध्यम से विकसित होते हैं, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से गुरुओं के साथ। जबकि नैतिक गुण जैसे साहस और संयम अभ्यास प्रैक्टिस से आते हैं। गुण यूडेमोनिया उच्चतम मानव भलाई प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अरस्तु की नागरिकता से समझ, अब देखिएगा, अरस्तु का मानना था कि आप मान लीजिएगा कि हमारे प्यारे देश भारत में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं लेकिन आप भारत की पॉलिटी, गवर्नेंस, वोटिंग सिस्टम में भाग नहीं लेते, तो आप नागरिक तो है लेकिन आप पूर्ण नागरिक नहीं है। आप अपने जो दायित्व है, आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। अरस्तु का मानना था कि एक सच्चा और अच्छा नागरिक या फिर कहे एक पूर्ण नागरिक वह होता है जो देश की या फिर कहे राज्य की राजनीतिक जीवन की भूमिका, राजनीतिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाए। कहीं वोटिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इलेक्शन वगैरह, तो वहाँ पर जाकर अपनी भूमिका निभाए। इसमें मतलब कि अरस्तु ने इससे महिला, बच्चे और दास को अलग रखा है। अरस्तु पॉलिटी को सबसे आदर्श राज्य क्यों मानते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। अरस्तु ने पॉलिटी को सबसे आदर्श राज्य माना है क्योंकि यह लोकतंत्र और कुलीन तंत्र, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का मिक्सचर है। यह संतुलन संपत्ति और गरीबी की अतियों को राजनीतिक प्रक्रिया पर हावी होने से रोकता है।
पॉलिटी नागरिकों की व्यापक भागीदारी की अनुमति देता है। विशेष रूप से मध्य वर्ग, जिसे अरस्तु समाज का सबसे स्थिर और मध्यम वर्ग मानते थे। मध्य वर्ग अधिक संभावना से संपत्ति या गरीब के अतियों से प्रभावित नहीं होता, जिससे पॉलिटी स्थिर और न्यायपूर्ण शासन का रूप करती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंक्वायरी है तो ईमेल कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल आपको हेल्प करेंगे अपडेट्स के लिए। एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।